आइए आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प टाइम ट्रेवल पर चलते हैं। हम 6.6 करोड़ साल पुराने उस ठंडे पड़ चुके रहस्य को खंगालने वाले हैं जिसने हमारी धरती का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। भूवैज्ञानिक साक्ष्यों की मदद से हम उस सबसे बड़े सामूहिक विनाश की कहानी को एक डिटेक्टिव की तरह समझेंगे। अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि पृथ्वी का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य आखिर गिरा कैसे। वो कौन सी महाविनाशकारी घटना थी जिसने नॉन एवियन डायनासोरों का पूरी तरह से सफाया कर दिया और हमारे ग्रह के पूरे इकोसिस्टम को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। इस घटना का पैमाना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये कोई छोटी मोटी स्थानीय आपदा नहीं थी। हम यहाँ एक ऐसी बेहद तेज और ग्लोबल घटना की बात कर रहे हैं जिसने धरती पर मौजूद पौधों और जानवरों की कुल प्रजातियों में से 75% हिस्से को एक झटके में मिटा दिया। मतलब धरती का 3/4 जीवन बस खत्म हो गया। इतने बड़े पैमाने पर हुए इस विनाश की गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़े ग्लोबल क्राइम सीन की जांच करनी पड़ी और उन्हें सबसे अहम सुराग मिले हमारी धरती की गहराई में, चट्टानों और मिट्टी की परतों के बीच दबे हुए। यहीं पर 1980 में एल्वारेज टीम को एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू मिला। उन्होंने दुनिया भर में फैली केपीजी बाउंड्री नाम की एक पतली सी परत खोजी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस परत में इरेडियम धातु कूट कूट कर भरी हुई थी। अब इरेडियम हमारी पृथ्वी पर तो ना के बराबर मिलता है, लेकिन एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रहों में यह बहुत आम है। साथ ही वहां मिले शॉक क्वार्ट्ज और कांच की बूंदों ने साफ इशारा कर दिया कि अंतरिक्ष से कुछ बहुत बड़ा आकर टकराया था। खैर, सालों तक विज्ञान की दुनिया में एक जबरदस्त डिबेट चलती रही। दो मुख्य सस्पेक्ट्स थे। एक तरफ युकाटन प्रायद्वीप में 10 से 15 किलोमीटर चौड़े एस्टेरॉइड के टकराने की थियरी थी और दूसरी तरफ भारत में हुए भयानक ज्वालामुखी विस्फोट, जिन्हें डेक्कन ट्रैप्स कहा जाता है, का सिद्धांत था, जिसने भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और एसिड रेन करवाई। दोनों ही तरफ तर्क काफी मजबूत थे। लेकिन आज आधुनिक जलवायु मॉडलिंग और चिकसुल्प क्रेटर के बिल्कुल केंद्र यानी पीक रिंग में की गई गहरी खुदाई के बाद हमारे पास एक ठोस वैज्ञानिक सहमति है। 2010 में इंटरनेशनल पैनल ने भी मुहर लगा दी कि एस्टेरॉइड ही वो मुख्य हत्यारा था जिसने अचानक विलुप्ति को ट्रिगर किया। ज्वालामुखियों से पर्यावरण पर तनाव जरूर पड़ा, लेकिन वो सेकेंडरी था। मेन विलेन अंतरिक्ष से ही आया था। जरा उस भयंकर पल की कल्पना करते हैं जब वो 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉइड उथले सल्फर से भरे समुद्र में आकर गिरा तो उसने 100 टेराटन टीएनटी के बराबर ऊर्जा पैदा की। ये नंबर सुनने में शायद समझ ना आए, लेकिन ये हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बमों की कुल ऊर्जा से 1 अरब गुना ज्यादा था। इतनी ऊर्जा कि हम सोच भी नहीं सकते। और हाँ, ये सिर्फ एक बड़े पत्थर के जमीन से टकराने की बात नहीं थी। ये विनाश की एक ऐसी चेन रिएक्शन थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। शुरुआत हुई एक भयानक थर्मल पल्स या गर्मी की लहर से, जिसने एक्सपोज जीवों को सचमुच भून कर रख दिया। फिर 100 मीटर से भी ऊंची मेगा सुनामी आई और अंत में सल्फ्यूरिक बादलों ने सूरज की रोशनी को सालों तक रोककर एक जमा देने वाली इंपैक्ट विंटर ला दी। ओशन एसिडिफिकेशन ने रही सही कसर पूरी कर दी। लेकिन इस तबाही में भी एक बहुत दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। ये विनाश अंधाधुंध नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा चयनात्मक था। कुछ हार गए और कुछ बच गए, और इसी ने तय किया कि पृथ्वी का भविष्य कैसा होगा। असल में जीवित रहने का ये पूरा खेल इस बात पर टिक गया कि कौन क्या खाता था। जब सूरज की रोशनी रुक गई तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस बंद हो गया। इससे पेड़ पौधों पर निर्भर विशाल जानवर और उनके टॉप प्रेडेटर्स भूखे मरने लगे। लेकिन जो छोटे जीव सड़े गले जैविक पदार्थों को खाते थे, जिन्हें डिट्राइटिस फीडर्स कहा जाता है, जैसे कीड़े या समुद्र तल के जीव, उन्होंने कचरे और मरे हुए जीवों के सहारे इस बुरे दौर को पार कर लिया। इस तुलना को देखने पर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है, टी-रेक्स जैसे विशाल डायनासोर खत्म हो गए क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा खाने की जरूरत थी और वो कहीं छिप नहीं सकते थे। वहीं दूसरी तरफ ठंडे खून वाले मगरमच्छ और छोटे चूहे जैसे स्तनधारी जीव इसलिए बच गए क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म धीमा था। वो बिल बना सकते थे या पानी के अंदर छिप सकते थे। इस महाप्रलय में बड़ा और ताकतवर होना बल्कि एक भारी नुकसान साबित हुआ। बड़े रेप्टाइल्स के इस तरह अचानक पिक्चर से बाहर हो जाने के बाद हमारी पृथ्वी ने धीरे धीरे लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से रिकवरी की अपनी यात्रा शुरू की। ये रिकवरी रातों रात नहीं हुई थी।
टक्कर के तुरंत बाद राख और अंधेरे से भरी दुनिया में सिर्फ कवक यानी फंगी का ही राज था। सदियों बाद फर्न का फैलाव हुआ, लेकिन सबसे कमाल की बात तो यह है कि सिर्फ 7 लाख सालों के भीतर ही उन छोटे स्तनधारियों का आकार 100 गुना तक बढ़ गया और फिर लाखों सालों के धीमे प्रोसेस के बाद जाकर उन नियोट्रॉपिकल वर्षावनों की नींव पड़ी जिन्हें हम आज देखते हैं। अगर इसे एक व्यापक नजरिए से देखा जाए तो ये भयानक आपदा वास्तव में प्रकृति का एक अल्टीमेट एवोल्यूशनरी रीसेट बटन थी। डायनासोरों के जाने से जो खाली जगह या इकोलॉजिकल न्यूशेज बने, उसी वजह से बचे हुए स्तनधारियों और पक्षियों को तेजी से विकसित होने और नई प्रजातियों में ढलने का मौका मिला। आज जो जीवन हम अपने चारों ओर देखते हैं वो उसी रीसेट का नतीजा है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस बहुत ही दिलचस्प विचार पर गौर करते हैं। क्या होता अगर वो एक एस्टेरॉयड बस कुछ ही मिनट पहले या बाद में आता और हमारी पृथ्वी से बिल्कुल भी न टकराता? शायद आज धरती पर राज स्तनधारियों का नहीं बल्कि अभी भी डायनासोरों का ही होता। यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज का ये पूरा इकोसिस्टम और यहां तक कि मानव जाति का अस्तित्व भी ब्रह्मांड की कैसी एक सेकंड की टाइमिंग पर टिका हुआ है।